दोस्तों, साल 2026 में साउथ एशिया में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चेस खेला जा रहा है जिसमें वो सारे देश भाग ले रहे हैं जो कभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त और सहयोगी हुआ करते थे। ये हमारे पड़ोसी देश थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा एहसान फरामोश हो गए हैं, यानी कि थोड़ा सा भारत के खिलाफ हो गए हैं। एहसान फरामोश देशों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आएगा। करीब 45 साल के गैप के बाद पाकिस्तान को चाइना से एडवांस सबमरीन मिल रही है। Moving on, the Pakistan Navy launched its fourth Hangar-class submarine Ghazi at Xuanyu Base in China's Wuhan. और दुनिया में किसी को भी डाउट नहीं है कि इस सबमरीन का इस्तेमाल बेसिकली समुद्री मार्ग से भारत पर नजर रखने के लिए ही किया जाएगा। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश का नाम आता है। बांग्लादेश की कहानी थोड़ी और अलग है, क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंटली इस बात को भूल गया है कि 1971 में अगर भारत सहयोग ना करता तो उसको आजादी नहीं मिल सकती थी। लेकिन इस पूरे इतिहास को भुलाकर बांग्लादेश आज चाइना के साथ मिलकर भारत को घेरने में लगा हुआ है। उसने अपना मोंगला पोर्ट चाइना को सौंप दिया है। तीस्ता प्रोजेक्ट, जिसमें पहले भारत शामिल था, उसमें भी अब चीन को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार मिलकर साथ में चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शुरुआत में इसमें भारत भी शामिल था। लेकिन अब क्या किया है, चाइना ने इस कॉरिडोर से भारत को निकाल दिया है और इसका पर्पस बस एक है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत की दावेदारी है वो कमजोर पड़ जाए। कुल मिलाकर भारत के ये सभी पड़ोसी देश किसी न किसी तरह से भारत को इंडियन ओशन में घेरने में लग गए हैं। लेकिन वो एक बात भूल गए हैं कि इंडियन ओशन का नाम ही इंडिया से शुरू होता है। उनकी इन हरकतों से, उनके इन गठबंधनों से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इन सारी धमकियों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे वास्तविकता में इन गद्दार पड़ोसियों के सभी दांवपेच जो हैं वो एक्चुअली चूकने शुरू हो गए हैं। भारत ऐसा क्या कर रहा है? भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिसके कारण चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों गहरी सोच में पड़ गए हैं? इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अतुल जैन और आप इस वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का हमेशा से सपना रहा है कि वो भारत को इंडियन ओशन में घेर पाए। दरअसल 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान की जो सबमरीन थी गाजी, उसको डुबा दिया था। तब से पाकिस्तान को यह बात एकदम साफ तौर पे समझ में आ गई कि समुद्र की लड़ाई में उसका और भारत का कोई मुकाबला नहीं है और वो भारत से समुद्री क्षेत्र में डरता रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, चाइना ने पाकिस्तान को एक बड़ी आधुनिक सबमरीन दी है। यह सबमरीन जो है ये हैंगोर क्लास 039B युआन वेरिएंट वाली सबमरीन है। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली मशीन है। इसकी लंबाई 76-77 मीटर के आसपास है। ये टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और माइन लेनिंग की क्षमता से के साथ लैस है। मतलब कुल मिला के आप मान सकते हो कि ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की सबमरीन है। तो 1971 की जंग के बाद से जो एक पाकिस्तान की ललक थी कि उसको एक बहुत अच्छे प्रकार की सबमरीन मिले जिसके माध्यम से वो भारत का मुकाबला कर पाए, ऐसा लगता है कि भारत को टक्कर देने लायक सबमरीन उसको अब जाकर दी गई है। और ये सबमरीन उसकी अपनी नहीं है, ये उसको चाइना दे रहा है। देखिए, चाइना उसको ये सबमरीन क्यों दे रहा है, इसका भी मोटिव एकदम साफ है। चाइना का विचार यह है कि कभी अगर भारत को इंडियन ओशियन में घेरना होगा तो पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान घेरेगा और पूर्व में बांग्लादेश के थ्रू चाइना आके भारत को घेर पाएगा। यह बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी कोई कम नहीं है। 1971 की युद्ध में आप सभी को पता है कि वास्तविकता में वो पूरा युद्ध ही बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए हुआ था। और अगर यह कहा जाए कि बांग्लादेश को आजादी भारत ने ही दिलवाई है तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन अब बांग्लादेश उस इतिहास को पूरी तरह से भूल चुका है, भारत की मदद को पूरी तरह से भूल चुका है। 2015 में मोंगला पोर्ट के पास बांग्लादेश ने भारत को 110 एकड़ जमीन दी थी और यह कहा था कि भाई यहां पर आप एक इकोनॉमिक जोन बनाइए।
उस प्रोजेक्ट पे कुछ काम शुरू नहीं हो पाया, तो 2025 में बांग्लादेश ने यह पूरी डील रद्द कर दी और वो जमीन वापस ली। उसके ठीक एक साल बाद जून 2026 में यह जमीन पूरी की पूरी जमीन चाइना को सौंप दी गई और अब जो है आपका चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने इस जमीन पर $650 मिलियन के निवेश का प्लान ऑलरेडी बना लिया है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मोंगला पोर्ट की डील सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। देखिए मोंगला है कहां पर? मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में है और यह भारत के पूर्वी तट से बहुत ही नजदीक है। यानी कि इस पोर्ट पर जो भी काबिज होगा वो यहां पर सीधे सीधे कोलकाता पर नजर रख सकता है, ये यहां से हल्दिया पर नजर रख सकता है और भारतीय नेवी के जो मूवमेंट्स हैं उन पर नजर रख सकता है। तो चाइना अगर इस पर अपना आधिपत्य बनाना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो यह बात क्लियर है कि चाइना यहां पर एडवांस मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस लगाएगा और तमाम तरह के रडार लगाएगा। यह आप लगभग वैसा ही मान सकते हैं जैसा कुछ समय पहले उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पे भारत पर निगरानी रखने के लिए एक पूरी सबमरीन ही तैनात कर दी थी। यानी कि इसमें लगभग कोई शक नहीं है कि मोंगला पोर्ट में चाइना का जो इंटरेस्ट है वो केवल इसलिए है कि वो उसको अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में अगला पर्ल बनाना चाहता है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं बता ही देता हूं। देखिए 2010 से चाइना इंडियन ओशियन पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि भारत के अराउंड अलग अलग जगहों पर अपनी उपस्थिति किसी ना किसी तरह से बनाई जाए। 2017 में अगर आप देखेंगे तो चाइना ने $60 मिलियन का निवेश करके पहला अपना सेंटर जो है ओवरसीज मिलिट्री बेस जिबूती में बनाया। उसके बाद पाकिस्तान में ग्वादर में, श्रीलंका में हम्बनटोटा में और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केनिया में मोम्बासा में और तंजानिया में दार एस सलाम में चाइना ने अपने कई पोर्ट्स बनाए, जिनके माध्यम से उसका आइडिया यह है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंडिया को घेरना चाहता है। भारत के लिए भी ये एक खतरनाक चीज है क्योंकि भारत का 95% ट्रेड जो होता है वो इंडियन ओशियन से ही होता है। तो ये मानने का पर्याप्त कारण है कि मोंगला पोर्ट भी जो है वो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक अगला चरण ही माना जा सकता है। अब आते हैं म्यांमार पर। म्यांमार पर चाइना की नजर कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। म्यांमार के साथ चाइना का एक बहुत लंबा बॉर्डर लगता है और खास तौर पे जो साउथ वेस्टर्न यूनान प्रोविंस है वहां का बॉर्डर आपका म्यांमार से लगता है। तो बीजिंग म्यांमार को इंडियन ओशियन तक जाने का एक वाइटल गेटवे मानता है। अगर म्यांमार पे किसी तरह से चाइना का कब्जा हो जाता है तो चाइना को इंडियन ओशियन की तरफ जाने के लिए या और उसके और आगे ट्रेड करने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक बहुत नैरो सा रास्ता है उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बात सिंपल है। तो इसके लिए चाइना क्या कर रहा है? अपने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव्स के माध्यम से बहुत तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जहां पे चाइना के अंदर से ही सी तक पहुंचने के बहुत ही छोटे, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिक्योर मार्ग वो बना रहा है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो म्यांमार चाइना को मिनरल्स देता है, टिम्बर देता है और एग्रीकल्चरल मार्केट का एक अच्छा पोटेंशियल भी देता है। आपको पता है चाइना दुनिया का एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो म्यांमार चाइना के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट भी बनकर सामने आता है। चाइना का यहां पर इन्वेस्ट करने का पर्पस केवल बिजनेस नहीं है, चाइना यहां पर रीजनल इन्फ्लुएंस भी चाहता है। चाइना चाहता है कि उसके बॉर्डर सिक्योर हो जाए और साउथ ईस्ट एशिया और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में जो उसकी राइवल पावर्स हैं यानी कि इंडिया, उनको एक्सपेंशन करने का मौका ना मिले। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चाइना क्या कर रहा है? इस कॉरिडोर को बना रहा है। ये कॉरिडोर जो है ये चाइना के ये एक उनका जो यूनान स्टेट है उस यूनान स्टेट में कुनमिंग से शुरू होगा और वहां से शुरू होकर ये म्यांमार के मांडले तक जाएगा। उसके बाद फिर ये जो है क्योक्फ्यू डीप वाटर पोर्ट से होते हुए बांग्लादेश के चट्टागोंग और आपका जो एक मोंगला पोर्ट है यहां तक आएगा।
यहां पर आप रेल और रोड दोनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, यह बात एकदम क्लियर है। तो एक तरीके से क्या होने जा रहा है कि ये जो पुराना एक आपका बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार यानी कि BCIM जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट था, उसी का एक छोटा स्वरूप है। देखिए, BCIM प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल था, लेकिन अब चाइना ने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट से भारत को बाईपास कर दिया है, भारत को स्किप कर दिया। और चाइना क्या चाहता है कि भारत को स्किप करके वो सीधा बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल तक आना चाहता है। अब सवाल यह है कि इस कॉरिडोर को बनाने से चाइना को इतना बड़ा फायदा क्या है? आपको जैसा मैंने पहले बताया, चाइना ट्रेड के लिए जो आपका मलक्का स्ट्रेट है उस पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट पर अभी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, जो उसके कंट्रोलिंग देश हैं, वो ज्यादातर भारत के दोस्त हैं। तो अगर ये CMBC बन जाएगा तो चाइना को बंगाल की खाड़ी का डायरेक्ट और सेफ एक्सेस मिल जाएगा। क्योक्फ्यू पोर्ट पहले से ही चाइना का है, वहां पर वो पोर्ट बना चुका है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना चुका है। अब अगर बांग्लादेश के चिटागोंग और मोंगला पोर्ट तक भी चाइना आ जाता है तो आप ये मान सकते हो कि पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया और बंगाल की खाड़ी एक तरह से चाइना के निगरानी वाले एरिया में आ जाएगी। यानी कि कुल मिला के अब तक जो हमने जाना, हमको क्या समझ में आता है कि चाइना अपने इन नए सहयोगियों के साथ मिलकर भारत को इंडियन ओशियन में घेरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। चाहे वो पाकिस्तान को अरेबियन सी में सबमरीन देने का मामला हो, या फिर बांग्लादेश में जो है आपका मोंगला पोर्ट का विकास हो, या फिर आपका म्यांमार बांग्लादेश से होते हुए एक कॉरिडोर का निर्माण हो जो कि सीधा बे ऑफ बंगाल तक जाएगा। चाइना पूरी तरह से अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भारत को घेरने के लिए एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने भी अपने पड़ोसियों के इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास यह बात सही है कि उनके पास अब एक हैंगौर क्लास सबमरीन है, लेकिन इंडियन नेवी भी अब वो 1970s की नेवी नहीं रही। उस समय हमारी नेवी केवल डिफेंसिव काम करती थी, लेकिन अब हम ऑफेंसिव भी खेल सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन को काटकर समुद्र में अपना दबदबा भी स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दो बहुत शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनका नाम है INS विक्रमादित्य और इंडिजिनस INS विक्रांत। इन पर राफेल M जैसे एडवांस फाइटर तैनात किए जा सकते हैं, जो न सिर्फ हवा में अपना दबदबा रखते हैं बल्कि दुश्मन की सबमरीन्स को खोजने और नष्ट करने में भी वो माहिर हैं। इसके अलावा हमारे पास P-8I पोसाइडन है, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट में से एक है, और ये लंबी दूरी तक पानी के नीचे छुपे दुश्मन के सबमरीन्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आते हैं सबमरीन्स पर। हमारी कलवरी एक स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जो कि पाकिस्तान की हैग्नोर क्लास से बेटर स्टेल्थ और आधुनिक टॉर्पीडो से लेस है। लेकिन वास्तविकता में जो असली गेम चेंजर है वो है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। INS अरिहंत SSBN न्यूक्लियर पावर की वजह से अनलिमिटेड एंड्योरेंस रखती है। इसको AIP वाली हैग्नोर क्लास सबमरीन की तरह बैटरी खत्म करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। यह 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली K-15 और K-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर जा सकती है। हमारी सबमरीन्स बेहतर साइलेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस सोनार और सेंसर से लेस हैं, जो कि उनको हैग्नोर से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2035 तक इंडियन नेवी 200 से ज्यादा वॉरशिप्स, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और इससे भी ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स को अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान बना रही है। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर को सबसे ज्यादा खासियत के साथ मजबूत किया जा रहा है। आज इंडिया का P-8I पोसाइडन, MH-60R हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का पूरा नेटवर्क हैग्नोर क्लास को ट्रैक करने और मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन की भी बात करें तो अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक हमारी निगरानी बहुत ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी हमारी नजर है। पाकिस्तान भले ही $5 बिलियन की चाइनीज सबमरीन ले आए, लेकिन भारत की समुद्री ताकत जो आज है और जो आने वाले समय में होने वाली है,
टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफिकल लोकेशन के सामने पाकिस्तान की कोई चुनौती वास्तविकता में चल नहीं पाएगी। अगर शॉर्ट में कहें तो इसका मतलब यह है कि भारत अब भले ही अकेला खड़ा है, लेकिन वो इन खतरों से पूरी तरह से सुरक्षित है। हैंगौर क्लास सबमरीन अगर पाकिस्तान ले भी आता है तो उससे भारत की सुरक्षा को कोई खास खतरा होता हुआ नजर नहीं आता है। अब आते हैं मोंगला पोर्ट पर। देखो, मोंगला पोर्ट पर चाइना कितना भी पैसा लगा ले, कितने भी अत्याधुनिक सर्वेलेंस सिस्टम लगा ले, भारत को उसकी चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है। बे ऑफ बंगाल में हम पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जहां पर लोकेटेड हैं, उसके कारण यह भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है। मिलिट्री की लैंग्वेज में इनको बहुत ही राइटली अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहा जाता है, जैसे मानो प्रकृति ने ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत को बनाकर दिए हैं। यहां पर आईएनएस बाज एयर स्टेशन और कार निकोबार एयरबेस पहले से ही एक्टिव है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत यहां पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, नया पावर प्लांट और बड़ी बड़ी मिलिट्री फैसिलिटीज वगैरह जो बनाई जाएंगी। यहां पर जो रनवे बनाया जा रहा है वो 3000 मीटर से भी ज्यादा लंबा है, ताकि सुखोई 30 MKI, रफेल, पीएटाई पोसाइडन और C-130J जैसे भारी विमान भी जो हैं वो बहुत आसानी से यहां से ऑपरेट कर पाएं और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत यहां पर ऑलरेडी कर रहा है। निकोबार से मलाक्का स्ट्रेट भी बस कुछ 100 किलोमीटर ही दूर है। इस जगह से भारतीय नेवी और एयरफोर्स चाइनीज शिप्स, सबमरीन्स और इस पूरे क्षेत्र की निगरानी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पीएटाई पोसाइडन यहां से नियमित पेट्रोलिंग करते हैं। कार निकोबार पर फाइटर स्क्वाड्रन तैनात करने की भी तैयारी लगातार चल रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भारत का सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी है, जो किसी भी चाइनीज या बांग्लादेशी मूवमेंट का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। इसके अलावा हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है और अंडमान निकोबार में अब जो कमांड बन रहा है, वो दोनों मिलकर इस एरिया को पूरी तरह से कवर करते हैं। भारत चुपचाप धीरे धीरे निकोबार को और मजबूत भी कर रहा है। यहां पर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नए पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, नए रडार स्टेशन, नए प्रकार का लॉजिस्टिक्स बनाया जा रहा है और इस सब में अरबों रुपए का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। तो कुल मिला के ये मोंगला पोर्ट जो है, ये चाइना की एक छोटी मोटी स्ट्रैटेजी कोशिश हो सकती है, लेकिन निकोबार आइलैंड्स पे जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, उसके सामने ये कहीं भी नहीं ठहरता। चाइना को मोंगला के पहले निकोबार याद रखना चाहिए। भारत वहां पहले से ही मजबूती से बैठा हुआ है और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब आते हैं CMBC पर। देखो, CMBC जितना आसान थ्योरी में लगता है, उतना आसान ये प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है। म्यांमार में अभी भी एक फुल स्केल सिविल वॉर चल रहा है। वहां पर कहने को मिलिट्री का राज है, लेकिन देश के कई सारे बड़े बड़े हिस्सों पर बहुत सारे रेबल ग्रुप्स का कंट्रोल है। वहां पर अराकान आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जो हैं, इनका बहुत सारे इलाकों पर नियंत्रण ऑलरेडी है। ये ग्रुप रखाइन स्टेट और भारत से सटे बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पर इनका ही राज चलता है और यही वो इलाके हैं जहां पर आपका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां से गुजरने वाला है। तो यहां पर आप सोचिए, जब ऐसे रेबल ग्रुप्स का शासन होगा तो तमाम तरह के सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, बार बार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे अटैक्स होंगे, यानी कि डिले होना ऑब्वियस है। तो यह प्रोजेक्ट जो है अभी तक सालों से अटका हुआ पड़ा है। हालांकि चाइना की सरकार म्यांमार की मिलिट्री के साथ फॉर्मल डील कर रही है, लेकिन मिलिट्री का अपना भी तो कंट्रोल नहीं है म्यांमार के बड़े हिस्सों पर, और इन रेबल कंट्रोल्ड जोन्स में कंस्ट्रक्शन बेसिकली इंपॉसिबल है। ये रेबल्स जो हैं, ये किसी भी तरह के रोड, पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने को अलाउ नहीं करते हैं। इसका मतलब चाइना का जो इंडियन ओशियन में बे ऑफ बंगाल तक आने का, एक शॉर्ट रूट से आने का जो सपना था, वो पूरा होने की संभावना बहुत ही कम है। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के आपस के जो संबंध हैं, उनमें भी तमाम तरह का तनाव है, जिसका कारण है रोहिंग्या। देखिए, बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जो बेसिकली म्यांमार के रखाइन इलाके से आए हैं।
इस सिचुएशन के कारण दोनों देशों में ट्रस्ट बहुत कम है। तो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों किसी ऐसे कॉरिडोर को लेकर सहमत होंगे जो दोनों को एक दूसरे पर निर्भर करता हो या जिसमें दोनों देश इन्वॉल्व हो, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में म्यांमार जो है वो क्या है, भारत का एक बैलेंस पार्टनर बन जाता है और उसका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, इसके चांसेस कम ही नजर आते हैं। यहां पर भारत की पोजीशन थोड़ी सी मजबूत नजर आती है। भारत और म्यांमार के सदियों पुराने कल्चरल, हिस्टोरिक और पीपल टू पीपल टाइज हैं जो कि बहुत ही डीप हैं। बुद्धिस्ट लिंक्स हैं, दोनों देशों का एक लंबा शेयर्ड बॉर्डर्स है, दोनों देशों में ट्राइबल जो है, ट्राइब्स बहुत सारी कॉमन है और बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिस कारण दोनों देशों में हमेशा थोड़ा सा एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो बना रहा है। अच्छा, यहां पर भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी की है। भारत ने म्यांमार की मिलिट्री के साथ ऑफिशियल रिलेशन बनाकर रखे हैं, लेकिन जो रेबल ग्रुप्स हैं, जो वहां के बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो अराकान आर्मी हो, चाहे वो चिन ग्रुप्स हो, उनके साथ भी भारत ने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं। तो भारत ने इन रेबल्स के साथ मीटिंग्स की हैं, इनके साथ ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन करने के लिए अपने डेलीगेशन भेजे हैं और वहीं म्यांमार देश के साथ, देश की सरकार के साथ रेयर अर्थ मिनरल जैसे स्ट्रैटेजिक डील्स पर भी हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा भारत कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो ठीक इन्हीं बॉर्डर एरियाज से जुड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और कनेक्टिविटी पर फोकस करता है और इस प्रोजेक्ट में भारत ने ऑल स्टेक होल्डर्स एक अप्रोच दिखाई है, यानी कि हम किसी एक पक्ष से बात नहीं कर रहे, सभी को साथ लेकर एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी से सभी वाकिफ हैं। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना जब किसी देश की मदद करता है तो वो वास्तविकता में उस देश को ऋण के जाल में फंसाकर उस पर अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं भारत क्या करता है, भारत स्मॉलर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपने निवेश को चैनलाइज करता है, जिससे लोकल्स को ज्यादा फायदा मिलता है और भारत का ट्रस्ट बढ़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि म्यांमार में बहुत सारे सिविल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो अब भारत को एक बेहतर पार्टनर मानते हैं। तो नतीजा यह है कि सीएमबीसी उतना आसानी से बनने वाला नहीं है जितना चाइना को लगता था। यह प्रोजेक्ट जो है ये रेबल एरियाज में निश्चित तौर पर अटकने वाले हैं। वहीं इंडिया के प्रोजेक्ट्स इन्हीं रेबल एरियाज में धड़ल्ले से चलेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत ने साइलेंटली चाइना और बांग्लादेश को भी करारा जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर कंक्लूजन यह निकलता है कि चाहे अरेबियन सी में पाकिस्तान का सबमरीन हो या बंगाल की खाड़ी में चाइना और बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट हो या फिर चीन का बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर बे ऑफ बंगाल तक आने का मंसूबा हो, भारत के पास इन सब का जवाब है और भारत इस जवाब को बिना किसी शोर शराबे के साइलेंटली अपने तरीके से दे रहा है। भारत के पड़ोसियों के पास अभी भी वक्त है कि वो इस तरह के मंसूबे छोड़ दें कि भारत को वो किसी भी तरह से समुद्र में घेर पाएंगे, वरना इसके परिणाम बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। जय हिंद।